बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि साहिब बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। क्योंकि बाहर बहुत शोर है, क्योंकि हमारे हमसायों में मकान तामीर हो रहा है, तो तामीर तो तकरीबन साल तक जारी रहेगा, तो इसलिए जो बाहर का जो शोर वगैरह इस तरह आए तो उसके लिए माजरत। तो ये कि जो हमने आर्डर जो है आपको जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है आर्डर 9 की, उसके अंदर हमने ये कहा था कि इसी वीडियो के क्लिप के अंदर जो है हम आर्डर 39 भी वो रिकॉर्ड करवाएंगे। मगर फिर मैंने देखा कि मैं आर्डर क्या नाम है उस एक वीडियो के अंदर आर्डर 39 भी वो करवाता हूँ तो वो लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, इसी की अभी बैठे हुए तो मैं आज के ही दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या रिकॉर्ड करवाई है, आर्डर 9 की। अब मैं करवा रहा हूँ आर्डर 39 की, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आर्डर 39 के साथ जो आखिरी आर्डर है CPC का वो आर्डर 43 वो भी इसी वीडियो में आ जाए। फिर आपका एक आर्डर रह जाएगा 41 वो काफ़ी लंबा आर्डर है, फिर उसकी वीडियो अलग रिकॉर्ड करवा देंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि आज ये दोनों वीडियो इकट्ठी अपलोड हो जाएं कि आर्डर 9 की भी अपलोड हो जाए और आर्डर जो है 39 और 43 की भी अपलोड हो जाए। तो हम देखते हैं आर्डर जो है 39 आपसे पूछ सकता है कि आर्डर जो है 43 जो है आर्डर जो है 39 जो है 39 जो आर्डर है वो किसको डील करता है? ये डील करता है टेम्परेरी इंजंक्शन को भी और इंटरलोकेटरी आर्डर को भी। आपको लॉ गेट में गलत स्टेटमेंट बनाकर देगा कि आर्डर 39 जो है जो 39 है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन को डील करता है। आप कहेंगे नहीं, गलत। ये क्या करता है? ये टेम्परेरी इंजंक्शन को भी डील करता है और साथ साथ किसको डील करता है? ये इंटरलोकेटरी आर्डर को, अहकाम दरमियानी को भी डील करता है। अब आपसे दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन को जो आर्डर 39 है वो कौन से रूल से कौन से रूल तक जो है वो उसको डील करता है? आप कहेंगे वो रूल 1 से 5 तक, जो 39 आर्डर का रूल 1 से 5 है ये टेम्परेरी इंजंक्शन के मुतालिक है, और रूल 6 से 10 तक जो है वो इंटरलोकेटरी आर्डर के मुतालिक है, यानी हुक्म अहकाम दरमियानी के मुताबिक है। अब इसमें समझें कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन होती क्या है। टेम्परेरी इंजंक्शन जिसको हुक्म इम्तनाई आर्जी कहते हैं, ये क्या होता है? इसको इस मिसाल से समझें। मैंने अपना मकान किराए पे एक शख्स को दिया, वो मेरे पास से 4 साल से 5 साल से जो है वो मेरा किराएदार है, और वो मुझे किराया देता रहा, मगर अब उस कुछ महीनों से वो किराया देना बंद कर गया, और एंड में मुझे पता चला कि वो मकान पे कब्ज़ा करके बैठ गया और उसने कहा ये मकान मेरा है, और मुझे ये पता चल गया है और मैंने इसका केस अदालत में दायर कर दिया, और मुझे ये पता चल गया कि इसने कोई झूठे दस्तावेज़ बनवा लिए हैं और उस दस्तावेज़ की बुनियाद पर मेरे मकान को आगे ये बेच रहा है, उसको फ़रोख्त कर रहा है। अब मैं अदालत को जो ये दरख्वास्त दूंगा 39(1)(2) की 39(1)(2) की क्या दरख्वास्त दूंगा कि आप इसको आर्जी तौर पर टेम्परेरी इंजंक्शन दे के हुक्म इम्तनाई आर्जी दे के इसको रोकें कि ये मेरे जो जायदाद है उसको आगे फ़रोख्त ना करे या उसको नुकसान ना पहुँचाए। इसको कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। कि एमरजेंसी हालात के अंदर जो एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सब्जेक्ट मैटर को सेफ करने के लिए, उसको ख़तरे से बचाने के लिए जो उसको कोई एप्लीकेशन देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। अब इससे मुताल्लिक़ आपके छोटे छोटे सवालात बहुत से बनाएगा लॉ गेट में। पहला सवाल बनाएगा कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, क्या वो जब एक शख्स उसकी दरख्वास्त देता है, उसकी दरख्वास्त कौन से रूल के तहत दी जाती है? आप कहेंगे 39(1)(2) के तहत दी जाती है। पहला तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये बनाएगा कि इस टेम्परेरी इंजंक्शन को जो है वो कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है? आर्डर 39 तो डील कर रहा है, कोई सेक्शन भी CPC का इसको डील करता है? आप कहेंगे हाँ, सेक्शन जो 94 है, 94 जो है वो भी टेम्परेरी इंजंक्शन को डील करता है। तीसरा आपको सवाल बना के उसके अंदर क्या देगा कि जब एक शख्स ने टेम्परेरी इंजंक्शन की दरख्वास्त जमा करवा दी, अब क्या अदालत हर हालत में उसको टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो जारी करके रहेगी? आप कहेंगे नहीं, ये डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट की, ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट की। उस कोर्ट की सवाबदीद पर है कि चाहे तो उसको टेम्परेरी इंजंक्शन जो है उसका हुक्म जारी कर दे, चाहे तो ना करें। अगला सवाल कि क्या टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो एक शख्स का मैटर ऑफ राइट है? आप कहेंगे नहीं, मैटर ऑफ राइट नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रिशन पावर है कोर्ट की।
तो यहाँ तक। फिर टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो अदालत एक पार्टी को सुनकर जो है वो देती है या दोनों पार्टियों को सुनकर देती है। तो आप कहेंगे मेजॉरिटी पोर्शन में अदालत जो है दोनों पार्टियों को सुनने के बाद टेम्परेरी इंजंक्शन देती है। क्या अदालत टेम्परेरी इंजंक्शन एक पार्टी को सुनने के बाद दे सकती है? हाँ, वो दे सकती है, मगर 15 दिन की दे सकते हैं, हम अभी देखते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में अदालत जो है दोनों पार्टियों को सुनेगी, तब टेम्परेरी इंजंक्शन देगी, तब हुक्म इम्तनाई आर्ज उसको देगी। अब हम इसका रूल पहला पढ़ लेते हैं कि रूल ये है कि केस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड, कि किसके अंदर जो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जाती है। जब एक शख्स ये कहे कि मेरी जायदाद को फ़लाँ नुकसान है, उसको फ़लाँ कोई शख्स जो है वो कर्जदारों को धोखा देने के लिए इस जायदाद को बेच देगा, ठीक, या ये शख्स मेरी जायदाद का इतना गलत नुकसान कर देगा, तब टेम्परेरी इंजंक्शन अलाउ होती है। अब वो 3 पॉइंट जो प्रैक्टिस में चलते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला आपको टेम्परेरी इंजंक्शन में प्रैक्टिस में क्या लिखना पड़ता है कि मेरा केस जो है वो प्रेमा फिशाई है, साफ केस है, साफ मेरी तरफ लौट रहा है, ठीक है, यानी मेरे हक में प्रेमा फिशाई केस है, साफ सुथरा। दूसरा ये कि इर्रिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, अगर आपने मेरा ये हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया तो नाकाबिले तलाफ़ी मेरी जायदाद को नुकसान पहुँचेगा, उसका अजाला फिर आप नहीं कर सकेंगे। तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरी तरफ लौट कर आता है। यानी 3 चीज़ें आप लिखेंगे कि सबसे पहले प्रेमा फिशाई केस, दूसरा जो है इर्रिपेयरेबल लॉस, और तीसरा जो है कि वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है। ये 3 चीज़ें जब आप साबित करते हैं तो आपको क्या नाम है, टेम्परेरी इंजेक्शन अदालत दे देती है, मगर फिर भी डिस्क्रेशन पावर है कोर्ट की। अब आपको यहाँ से अब रूल 2 है, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपिटेशन और कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्रीच। मुद्दई किसी वक्त भी चाहे अदालत की किसी भी स्टेज के ऊपर, बिफोर जजमेंट या आफ्टर जजमेंट, चाहे उसने कंपनसेशन क्लेम किया हो या ना किया हो, देखो ये शराइत है, किसी भी वक्त मुद्दई जो है वो किसी भी शख्स जो है वो जो टेम्परेरी इंजेक्शन लेना चाहता है वो क्या किसी भी वक्त अदालत के अंदर, वो चाहे जजमेंट हो चुकी हो बिफोर जजमेंट या आफ्टर जजमेंट, ठीक, या उसने क्लेम कंपनसेशन किया हो या ना किया हो, वो क्या कर सकता है, अदालत को कह सकता है कि वो मुझे टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउ कर दे और इस शख्स को रोक दे कि ना तो ये अपने जो इस काम को जो है वो जारी रखे, ना इस काम को रिपीट करे। दोबारा देखें, जो हमारे पास रूल 2 है वो ये कहता है एक शख्स किसी भी वक्त अदालत के अंदर बिफोर जजमेंट, आफ्टर जजमेंट, उसने कंपनसेशन क्लेम किया हो या ना किया हो, वो शख्स अदालत को एप्लीकेशन दे सकता है कि इस शख्स को रोक दें कि ये अपने इस काम को ना तो जारी रखे, ना तो कंटिन्यू करे, ना रिपीट करे, तो क्योंकि इसकी वजह से मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचता है, तो वो अदालत को कह सकता है। अब आपको लॉ एक्ट में यहाँ पे इन्हीं शराइत का उल्ट कर देगा कि वो बिफोर जजमेंट तो कह सकता है, आफ्टर जजमेंट नहीं कह सकता। आप कहेंगे नहीं, बिफोर जजमेंट भी कह सकता है, आफ्टर जजमेंट भी कह सकता है। फिर आपसे लॉ एक्ट में उलझा कर कह देगा कि वो ख़ास एट पार्टिकुलर स्टेज ऑफ सूट वो टेम्परेरी इंजंक्शन को जो है वो मांग सकता है। आप कहेंगे नहीं, वो किसी भी टाइम पे टेम्परेरी इंजंक्शन को मांग सकता है, जब भी उसको ख़तरा महसूस हो, मेरी जायदाद को मसला है, वो टेम्परेरी इंजंक्शन को कह सकता है। फिर वो एक आपको कहेगा कि कंपनसेशन उसने क्लेम किया हो तब ही टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो मांग सकता है, वरना नहीं। आप कहेंगे नहीं, कंपनसेशन उसने कहा हो या ना कहा, वो टेम्परेरी इंजंक्शन कह सकता है। इसी के अंदर जो है रूल 2 का जो सब रूल 2 है उसके अंदर ये कहा गया कि अदालत चाहे तो ज़मानत यानी सिक्योरिटी लेकर या बग़ैर सिक्योरिटी के जो उसने जो ख़ास दुरानिया दिया है उस दुरानिये को बढ़ा सकती है, यानी दुरानिये का हुक्म दे सकती है। यानी अदालत चाहे टेम्परेरी इंजेक्शन देते वक्त उस शख्स से सिक्योरिटी मांग सकती है। अदालत जिस टाइम की शख्स को सिक्योरिटी मांग सकती है कि तुम मुझे सिक्योरिटी जमा कराओ, तब मैं जाके क्या नाम है टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती हूँ, और बग़ैर सिक्योरिटी के भी टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउ कर सकती है। अब इसी की रूल 2 की सब रूल 3 के अंदर क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया एक शख्स उसको टेम्परेरी इंजेक्शन जो दी गई थी
तो वो जो टेम्परेरी इंजंक्शन थी, वो टेम्परेरी इंजंक्शन उसको दी, मगर वो शख्स जो है वो नहीं मान रहा। सब रूल 3 में क्या कहा गया, एक शख्स को हुक्म इम्तनाई आर्जी उसके हक में दे दी, उसके खिलाफ दे देगी कि आपने काम नहीं करना, और वो शख्स बात ही नहीं मानता अदालत की, वो काम करता जा रहा, अदालत क्या कर सकती है? अदालत 2 काम कर सकती है। लागेट में पूछेगा कि शख्स वो अदालत मान ही नहीं रहा वो शख्स अदालत की बात, तब अदालत क्या कर सकती है? वो 2 काम कर सकती है। पहला कि उसकी जदाद को अटैच कर सकती है, उसकी जदाद को जब्त कर सकती है। नंबर 2, उसको 6 महीने के लिए जेल भी भेज सकती है। तो क्या आपको लागेट में पूछा, एक शख्स अदालत के हुक्म को मान ही नहीं रहा, अब अदालत क्या करेगी? आप कहेंगे 2 काम कर सकती है, या तो उसकी जदाद को अटैच कर सकती है, या उसको 6 महीने के लिए जेल में भेज सकती है। अब आपको एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बना कर देगा इसके सब रूल 4 के तहत, कि अदालत ने जो है उसकी जदाद जो कब्ज़े में ले ली, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अरसे के लिए जदाद कब्ज़े में अदालत रख सकती है। जो अदालत ने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, वो बात नहीं मान रहा था, कितने अरसे तक अदालत जो है वो उसकी जदाद को कब्ज़े में लेके रख सकती है? अदालत 1 साल से ज़्यादा उसकी जदाद को कब्ज़े में नहीं रख सकती। अब आपको एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बना कर देगा, अदालत ने उसको शख्स की जदाद कब्ज़े में लेके रखी है और पीरियड पूरा हो जाता है, फिर भी वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, फिर भी वही ब्रीच करना शुरू कर देता है, वही अदालत के हुक्म की नाफरमानी करना शुरू कर देता है। अब अदालत क्या करेगी? देखो स्टेटमेंट क्या बना कर देगा, वो शख्स अदालत की बात मान ही नहीं रहा, उसको 6 महीने के लिए कैद कर दिया, उसके बाद भी नहीं मान रहा, या उसकी जदाद को 1 साल के लिए अटैच कर लिया, उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी नहीं मान रहा। अब अदालत क्या करेगी? अब उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। ठीक, अब आपसे एक और सवाल यहाँ के बना के लागेट पूछेगा, जो प्रॉपर्टी सेल कर देगी तो क्या जो दूसरा शख्स है उसको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को उस जो प्रॉपर्टी सेल की उसमें से उसको ख़र्चा दिलवा सकती है? हाँ, उसमें से ख़र्चा दिलवा सकती है। अब हम पढ़ रहे हैं रूल 2A। ठीक है, इसमें यह कहा गया, देखो टेम्परेरी इंजंक्शन पहले तो अपने जहन में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने के लिए होती है। टेम्परेरी इंजंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए होती है, और जब भी 6 महीने के लिए अदालत देगी तो वो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद देगी। आपको लॉ गेट में उलझाएगा, गलत स्टेटमेंट बनाएगा कि टेम्परेरी इंजेक्शन किसी भी पीरियड के लिए दी जा सकती है नॉर्मल हालात में, आप कहेंगे नहीं सिर्फ 6 महीने के लिए। फिर वो ये कह देगा एक तरफा पार्टी को सुनकर अदालत जो है 6 महीने के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन दे देगी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, दोनों पार्टियों को सुनेगी, बुलाएगी, देखेगी वाकई इसको नुकसान पहुंचने वाला है, तब 6 महीने के लिए दे सकती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड जो 6 महीने का होता है नॉर्मल हालात में, आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, हम देखते हैं अभी। 2A ये कहता है कि अदालत ने एक पार्टी को सुना, दूसरी पार्टी को सुनने का भी मौका नहीं है, इतना वक्त नहीं कि उसको बुलवाए, अगर बुलवाती तो कोई नुकसान हो जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी हालात क्रिएट हो जाते हैं कि दूसरी पार्टी को नहीं सुन पा रही। अब अदालत कितनी दिन तक की, लॉ गेट में पूछे कितने दिन तक की जो है टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती है एक पार्टी को सुनकर? आप क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की दे सकती है। अब एक पार्टी को सुनकर देगी तो 15 दिन की, दोनों को सुनकर देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की। अब आपको यहाँ पे एक और आपको स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है कि अगर अदालत जो है वो इसी जो 6 महीने की एक्सटेंशन जो इसके पीरियड को बढ़ा सकती है। हाँ, अगर मुद्दई का कोई कसूर ना हो या फिर जो डिफेंडेंट पार्टी है वो ये कहे कि मुझे कोई टाइम आगे और चाहिए, तो अदालत जो है केस की नोयत के मुताबिक हालात को देखते हुए क्या 6 महीने से इसका पीरियड एक्सटेंड कर सकती है। तो ठीक है, तो हमने क्या 2B के अंदर क्या हमने किया कि अदालत जब चाहे तो वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है, मगर जब भी 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड करेगी तो वो हाई कोर्ट को जो है उसकी इतला देगी। ये 2B के अंदर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रूल 3, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन। ठीक, कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जब भी अदालत टेम्परेरी इंजंक्शन देगी तो मुखालिफ पार्टी को पहले नोटिस भेजेगी, ये रूल है। अब आपको इसके अंदर उलझाएगा, वो कहेगा कोई ऐसा है, ऐसा कोई हालात हैं या कोई ऐसे इदारे हैं कि जिनको अदालत नोटिस ना भी दे तो क्या नाम है अदालत टेम्परेरी इंजेक्शन अलाउ कर सकती है। हाँ, ऐसे इदारे वो कौन कौन से हैं? या तो वो गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हो, ठीक, या वो कोई बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, या कोई ऐसा बैंक हो
कोई ऐसी नीलामी हो जो बैंक की कर्जे की वजह से हो, देखो कोई ऐसी नीलामी जो बैंक के कर्जे की वजह से हो, या कोई गवर्नमेंट इदारा हो, कोई बोर्ड हो, कोई कारपोरेशन हो, ठीक है, तो उनको अगर अदालत नोटिस ना भी दे तब भी टेम्परेरी इंजंक्शन अलाउ कर सकती है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक आपसे एक और सवाल पूछ सकता है, जो गवर्नमेंट इदारों को कितना नोटिस देती है अदालत, कितना नोटिस का पीरियड कितना होता है, तो आप कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। तो उसका अगर उल्ट कहेगा तो वो गलत होगा। लॉ एक्ट में क्या पूछ सकता है, इसका पीरियड कितना है, आपको गलत बताएगा तो असल स्टेटमेंट क्या है, कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का नोटिस होता है। ऑर्डर 4 हमें कहता है कि ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज वैलिड और सेटिस्फाइड। जो टेम्परेरी इंजंक्शन जो अदालत ने हुक्म जारी कर दिया, क्या उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर सकती है? लॉ एक्ट में पूछेगा, एक मरतबा अदालत किसी हुक्म को टेम्परेरी इंजंक्शन अलाउ कर देती है, हुक्म जारी कर देती है, हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी कर देती है, क्या उसको वेरी कर सकती है, तब्दील कर सकती है, या उसको डिस्चार्ज कर सकती है, या उसको सेटिस्फाइड कर सकती है? आप कहेंगे हाँ कर सकती है। तो लॉ एक्ट के अंदर क्या पूछ सकता है कि अदालत एक मरतबा टेम्परेरी इंजंक्शन देने के बाद उसको वेरी कर सकती है, तब्दील कर सकती है, सेटिस्फाइड कर सकती है, बरतरफ कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है? हाँ वो कर सकती है। 4A के अंदर ये कहा गया कि अगर 4A के अंदर एक बड़ी अहम बात की गई कि अगर हुक्म इम्तनाई गवर्नमेंट अथॉरिटी के किसी हुक्म या फैसले कार्रवाई के मुताल्लिक हो और अगर केस पहले ख़त्म ना हुआ हो या हुक्म इम्तनाई वापस या खारिज ना हुआ हो, तब ये पीरियड जो है वो 6 माह तक का होगा। दोबारा सुन लो, अगर हुक्म इम्तनाई गवर्नमेंट इदारों से ताल्लुक़ रखता है, उसके किसी हुक्म से ताल्लुक़ रखता है, किसी फैसले से ताल्लुक़ रखता है और वो कार्रवाई के मुताल्लिक हो, और अगर केस पहले ख़त्म ना हुआ हो या केस खारिज ना हुआ हो, तो इसका पीरियड जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो 6 महीने के लिए होगा। अब इसमें एक और बात आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ पब्लिक रेवेन्यू जो है वो किस पे अप्लाई होता है? आप कहेंगे हर उस बैंक पर, हर उस कारपोरेशन के ऊपर जो वफाक या जो फेडरल या प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसके तहत आते हैं, उस पर अप्लाई होता है। 5वां रूल बड़ा अहम है। 5वें रूल के अंदर आप ये है, वो ये कहता है कि इंजंक्शंस टू कारपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर। एक अदालत ने किसी इदारे को, किसी बिल्डिंग को, किसी इदारे को, इंस्टीट्यूट को उसने हुक्म इम्तनाई जो है उसको उसके खिलाफ जारी किया। फॉर एग्जांपल शुगर मिल के बारे में जारी किया कि ये शुगर मिल अभी चीनी नहीं बनाएगी या फला काम नहीं करेगी। तो अब आपसे अदालत ये लॉ एक्ट में पूछेगा कि अदालत ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई भी मिसाल दे देगा कि शुगर मिल है, उसके खिलाफ किया कि ये शुगर मिल अभी ये काम नहीं करेगी, तो क्या वो जो हुक्म इम्तनाई जो टेम्परेरी इंजंक्शन दी है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होगी या उसके ऑफिसर्स के ऊपर, उसके सर्वेंट पे भी अप्लाई होगी? आप कहेंगे अगर किसी इदारे के ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई आर्जी दी जाती है वो इदारे पे भी अप्लाई होती है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर भी अप्लाई होती है, और वो किस पे अप्लाई होती है? उसके ऑफिसर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है और उसके जो वर्कर्स हैं उस पर भी अप्लाई होती है। अब हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम इसी 39 ऑर्डर का आगे सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, हुक्म इम्तनाई ये अहकाम दरमियानी, इंटरलोकेटरी ऑर्डर अहकाम दरमियानी हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 6 में कहा गया पावर टू ऑर्डर इन टाइम सेल। ऐसा आर्जी हुक्म, इब्तदाई हुक्म कि कोई चीज़ सेल कर दी जाए। इसमें यह कहा गया कि अदालत अगर कोई चीज़, आपको लॉ एक्ट में किस तरह पूछेगा कि एक मुकदमा ऐसी जायदाद के बारे में या ऐसी शय के बारे में, ऐसा सब्जेक्ट मैटर है कि अगर उसको अदालत आखिरी फैसले तक रखती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, गल सड़ जाएगी, उसको नुकसान पहुंच जाएगा, तो अदालत क्या उसको बेच सकती है? आप कहेंगे हाँ। तो क्या रूल 6 क्या कहता है कि ऐसी किसी चीज़ का मुकदमा है, फॉर एग्जांपल कोई सब्जियों का कोई ट्रक है, उसका मुकदमा है, उसमें भी सब्जियां रखी हैं और अदालत को ये पता है कि अगर मैं ये क्या नाम है सब्जियां ना बेचूं, या कोई ऐसी फसल है कि जो उगी पड़ी है और अब वो पकने पर आ गई और अदालत को पता है कि अगर मैंने इसको नहीं काटा ये ज़ाया हो जाएगी, तो अदालत क्या कर सकती है? उसको जो ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो गलने सड़ने वाला हो, जिसको नुकसान हो जाए कोई ऐसी चीज़ को, या उसकी कीमत को कोई असर, काफ़ी ख़राब असर पड़ता हो, तो अदालत चाहे तो दूसरी पार्टी एप्लीकेशन देकर उसको सेल करवा सकती। छठा ये कहता है। 7वां कहता है डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट।
ये कहता है कि अदालत किसी भी जायदाद को किसी की दरख्वास्त के ऊपर क्या कर सकती है, डिटेंशन कर सकती है, रोक कर सकती है, प्रिजर्वेशन कर सकती है, उसको महफूज कर सकती है, इंस्पेक्शन उसका मुआयना कर सकती है। अब आपको लॉ एक्ट में कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा क्या अदालत किसी एक शख्स की एप्लीकेशन पे किसी जायदाद को डिटेंशन कर सकती है, उसको हिरासत में ले सकती है, रोक सकती है? आप कहेंगे हाँ रोक सकती है। क्या दरख्वास्त के ऊपर जो है अदालत जो है उसकी जो जायदाद है उसको प्रिजर्वेशन उसको महफूज कर सकती है? आप कहेंगे कर सकती है। क्या उसमें मुआयना कर सकती है? हाँ कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताएगा कि अदालत जो है जो ऊपर जो बताया कि महफूज कर सकती है, फलां कर सकती है, उसको रोक सकती है, महफूज कर सकती है, उस काम के लिए किसी शख्स को मुकर्रर कर सकती है? हाँ मुकर्रर कर सकती है। तो अदालत किसी भी शख्स को मुकर्रर कर सकती है कि फ़लाँ जायदाद ना बिकने पाए, फ़लाँ जायदाद महफूज हो जाए, डिटेंशन हो जाए, प्रिजर्व हो जाए, या तुम इसका मुआयना किया करो आते जाते कि ये जायदाद में क्या हो रहा है। तो फिर आपसे लॉ एक्ट पूछ लेगा कि जिस शख्स को अदालत ने हुक्म दिया हो कि वो यहाँ पर आ जा सकता है, क्या उसको अथॉरिटी है वो किसी टाइम पे भी आ जा सकता है? हाँ, जिसको हुक्म दे दिया वो आ जा सकता है। ये रूल 7 ने कहा। रूल 8 कहता है एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। ऑर्डर, ये रूल 8 कहता है कि ऊपर जो रूल 6 के अंदर हमने कहा कि जायदाद जो है हम फरोख्त कर रहे हैं, गलने सड़ने वाली जायदाद है, रूल 6 में ये कहा। और रूल 7 के अंदर हमने जायदाद को डिटेंशन में लिया, हिरासत में लिया, प्रिजर्व किया उसको, और ये इंस्पेक्शन उसका मुआयना किया। क्या ये वैसे ही कर देगी अदालत? नहीं, जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं देगी तब तक अदालत जो है ये वाले काम नहीं करेगी। तो आपसे पूछ सकता है क्या डिफेंडेंट भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकता है? आपके लिए हाँ डिफेंडेंट भी दे सकता है, कोई भी पार्टी दे सकती है, प्लेंटिफ भी दे सकता है, डिफेंडेंट भी दे सकता है कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, आप इसको बेच दें। तो क्या रूल 8 में क्या कहा गया कि रूल 6 के तहत जो हम जायदाद जो गलने सड़ने वाली प्रॉपर्टी उसको बेच रहे हैं उसके लिए, ये जो हम रूल 7 के तहत जो हम चीज़ को कब्जे में ले रहे हैं, जायदाद को उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो हम तब करेंगे रूल 6 और 7 के तहत जब तक हम दूसरी पार्टी को उसका नोटिस जारी ना कर दें, ये कहा गया। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है कि व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। इसमें आपको लॉ एक्ट में ये पूछेगा कि एक शख्स के पास एक जायदाद का कब्जा है, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास जायदाद का कब्जा है और उस जायदाद का टैक्स आता है, उस जायदाद के ऊपर कोई बार आता है, कोई टैक्सेस आयद होते हैं, कोई ऐसा कोई हमें कोई चीज़ देनी पड़ती है जो गवर्नमेंट को हमें देनी पड़े उस जायदाद से रिलेटेड, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देनी पड़े, और मैं वो दे ही नहीं रहा और जायदाद के ऊपर वो रेवेन्यू चढ़ता जा रहा है। अब अदालत ऐसा कर सकती है कि ऐसा दूसरा शख्स कि जो उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट रखता हो उसको कह सकती है कि तुम क्या नाम है ये टैक्स भरो, अगर तुम ये टैक्स भरते हो तो ये जो मैं कब्ज़ा तुम्हें दिलवा दूंगी, इसको उठा दूंगी। हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो रूल 9 यही कहता है कि अगर कोई शख्स जिसके कब्ज़े में जायदाद है, देखो जिसके कब्ज़े में जायदाद होना ज़रूरी है, इन पोजेशन लॉ एक्ट के अंदर ज़रूर याद रखना कि उसके कब्ज़े में होना ज़रूरी है। जब उसके कब्ज़े में हो और वो कोई चीज़ उसमें जमा ना करवाए, उसके अंदर क्या नाम है वो उसके टैक्स वगैरह ना भरे, रेवेन्यू पे ना करे, तो दूसरा जो इंटरेस्टेड पर्सन है, इंटरेस्टेड अगर आप उसको कह दे कि कोई भी पर्सन नहीं, इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो क्या करेगा, उसका टैक्स वगैरह भरकर उसको अपने कब्जे में ले सकता है। अब आपसे इसके अंदर रूल 9 के अंदर एक और चीज़ पूछ देगा, वो कह देगा कि जब अदालत जो है जिसने पैसे भरे थे, फॉर एग्जांपल मेरे से जायदाद निकाल कर सामने वाले ने पैसे भर दिए और अपने कब्जे में ले गया, मगर फैसला मेरे हक में होगा। लॉ एक्ट में क्या कहेगा, जिसके कब्जे में पहले जायदाद थी उसने रेवेन्यू नहीं भरा, दूसरे शख्स ने रेवेन्यू भर के अपने कब्जे में जायदाद ले ली, अब फैसला पहले वाले के हक में हो गया, आसिफ के ही हक में फैसला होगा कि जायदाद उस पर चली जाए। अब जिसने पैसे भरे थे, जो रेवेन्यू भरा था, क्या अदालत उसको रेवेन्यू दिलवाएगी? हाँ अदालत उसको रेवेन्यू दिलवाएगी और सूद के साथ भी दिलवा सकती है, इंटरेस्ट के साथ भी दिलवा सकती है। रूल 10 आखिरी रूल है इसका, ऑर्डर जो है हमारे पास 39 का, डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट। वो ये कहता है कि अगर मुकदमा जो मुकदमे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोई रकम है, रकम के मुतालबे पे जो है कि इस बैग के अंदर जो ये 5 करोड़ रखे हैं, मैं कहता हूँ मेरे हैं, वो कहता मेरे हैं, ठीक है, और वो जब फिर वो किसी दूसरे शख्स के कब्जे में हो या कोई शख्स ने उसको अमानतन एज ए ट्रस्टी अपने पास रखा हो, तो अदालत सिक्योरिटी लेकर या बग़ैर सिक्योरिटी के
उसको अपने तहवील में ले सकती है। अदालत ये कह सकते, मैं कहता हूँ ये मेरा बैग है, वो कहता है मेरा बैग है, या ट्रस्टी के पास कोई ऐसा अमानत उसके पास रखी तो अदालत सिक्योरिटी लेकर या बगैर सिक्योरिटी के अपने पास या किसी लास्ट मेंशन शख्स को दे सकती है। हाँ, दे सकती है। तो 10 में क्या कहा गया, अगर कोई मामला रकम से मुताल्लिक है या ऐसी चीज़ से मुताल्लिक है जिसको मूव कर सकते हो, ठीक है, हरकत करने वाली कोई चीज़ हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि रकम वगैरह का मुतालबा है, यानी कोई ऐसे हमारा केस है जिसका ताल्लुक जो है वो रकम से है, अमाउंट से है, पैसे से है, तो वो पैसा क्या कर सकती है अदालत, अपने कब्ज़े में भी ले सकती है, दूसरे को भी दिलवा सकती है, ज़मानत लेकर भी और ना ज़मानत लेकर भी। ये हमारा जो रूल था, ये हमारा जो आर्डर था 39 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं आर्डर जो है हमारा 43 क्या है। अच्छा जी, अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आर्डर 43 देखो हम 39 के बाद 43 पे आ गए, दरमियान में रह गया 41, 41 रह गया, वो अगली वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो में है आर्डर 39 39 और आर्डर 43 43 जो आर्डर है वो आपसे पूछे किसके मुताल्लिक है, अपील फ्राम आर्डर। तो जो 43 आर्डर आपसे पूछेगा लॉ गेट में किसको डील करता है, ये ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो हम अपील दायर करते हैं उसको ये डील करता है। कोई ऐसा आर्डर अदालत ने दिया, उसके ख़िलाफ़ हम जो अपील दायर करेंगे उसके बारे के अंदर ये आर्डर है। इसमें दूसरा सवाल पूछ सकता है कि जो आर्डर 43 है ये तो डील करता है आर्डर की अपील को, क्या कोई ऐसा सेक्शन भी है कि जो अपील की जो आर्डर की अपील है उसको डील करता है? तो आप कहेंगे हाँ, सेक्शन 104 जो है वो भी इसी तरीके से आर्डर 43 की तरह उन आर्डर को जिनके खिलाफ अपील होती हो उनको डील करता है। अब हम इसका रूल पहला पढ़ते हैं। रूल में क्या कहा गया, अपील फ्रॉम आर्डर। इस रूल में ये कहा गया कि सेक्शन 104 के तहत ये पूरी लिस्ट दी है, ये लिस्ट आप पढ़ लेना, दी हुई है। बेहतर तो यही है कि जो HEC जो है वो ये वाला सवाल पूछे ही ना, रूल 1 पूछे ही ना। क्यों, ये इतनी लंबी एक लिस्ट है, इसको कोई स्टूडेंट ज़बानी याद नहीं रख सकता, मगर फिर भी कोई रखना चाहे तो उसको याद रख लेना, क्योंकि ये सवाल आए हुए हैं। तो क्या इसके अंदर रूल 1 में ये कहा गया कि ये वाले जो आर्डर हैं उनकी आर्डर्स की लिस्ट दी है, 104 सेक्शन के तहत इन आर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील दायर कर सकते हैं। एक आपको दूसरी चीज़ इसमें पूछ सकता है लॉ गेट में कि एवरी आर्डर इज़ अपीलेबल। नहीं, गलत, तमाम आर्डर अपीलेबल नहीं होते, बल्कि एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल। वो हम 41 में जाके पढ़ेंगे। तमाम आर्डर अपीलेबल हरगिज़ नहीं होते, सिर्फ वो आर्डर अपीलेबल होंगे कि जिनका हवाला 104 सेक्शन में दिया हो, या जिनके बारे के अंदर 43 जो है हमारे पास जो आर्डर बता रहा हो, या कोई और आर्डर जो है, या कोई और आर्डर भी जिसको कोई जो है कोई भी ऐसा कानून जो उसको अपीलेबल ठहरा दे। तो देखो, तमाम आर्डर जो हैं वो अपीलेबल नहीं होते। कौन कौन से अपीलेबल होते हैं, या तो 104 सेक्शन के तहत, CPC के 104 सेक्शन के तहत हो वो अपीलेबल है। नंबर 2, जो आर्डर 43 के तहत जो आर्डरों की लिस्ट दी है वो अपीलेबल है। तीसरा, वो आर्डर भी अपीलेबल है। आपको उलझा कर पूछेगा, सिर्फ ये 2 ही अपीलेबल हैं। और जो कोई टाइम बीइंग इन फोर्स कोई कानून हो वो किसी को अपीलेबल ठहरा दे तो वो होगा, हाँ वो होगा। ये 2 तो हैं ही हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कानून जो कि नाफिजुल वक्त हो और वो ये कहे कि ये वाला आर्डर भी अपीलेबल है, तो वो आर्डर भी अपीलेबल बन जाता है। अब हम इसका रूल देखते हैं 2, प्रोसीजर। रूल 2 में ये कहा गया कि आर्डर 41 में, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें कहा आर्डर 41 को जो रूल हैं वो क्या अप्लाई होते हैं। आर्डर 41 के जो रूल्स हैं वो क्या अप्लाई होते हैं इसके अंदर। आर्डर 43 के अंदर आप कहेंगे हाँ अप्लाई होते हैं। आपको बड़ा अहम सवाल है ये कि इसमें ये कहा गया कि जो आर्डर 43 है, उस आर्डर 43 पे 41 जो आर्डर है, 41 जो आर्डर है, उसके रूल अप्लाई होंगे। आप कहेंगे अप्लाई होते हैं, वो क्या रूल हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसका जो है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई शख्स किसी आर्डर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करे, तो वो क्या करेगा, वो उस जो फॉर एग्जाम्पल अपील दायर करे, मुकदमा कह रहा हूँ गलत, सॉरी, अपील दायर करे। अगर कोई शख्स किसी आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर करे, फॉर एग्जांपल मेरे ख़िलाफ़ कोई आर्डर जारी हुआ और मैं उसकी अपील दायर कर रहा हूँ कि ये आर्डर मेरे ख़िलाफ़ जारी हुआ, और उस आर्डर को सेक्शन 104
और आर्डर 43 इजाज़त देता है कि वो आर्डर अपीलेबल है और मैं उस आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहा हूँ, क्या मैं अपील बग़ैर नोटिस दिए मुखालिफ पार्टी को दाखिल कर दूँगा या क्या? तो मुझे मुखालिफ पार्टी को नोटिस देना होगा, ठीक है। और वो ख़र्चा के जो नोटिस का जो डाक पे ख़र्चा बज़रिया डाक भी दे सकता हूँ। बज़रिया क्या नाम है, मैं क्या करूँगा कि उसको बज़रिया हैंड भी दे सकता हूँ, उसके वकील को भी दे सकता हूँ। तो क्या मैं जब भी किसी आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर करूँगा, मुझे मुखालिफ पार्टी को उसका नोटिस देना होगा और उस नोटिस की रसीद भी साथ लगानी होगी अपने जो मैं अपील दायर कर रहा हूँ। तो देखो दोबारा देखो, बड़ा ही कीमती है ये। आपको लॉ एक्ट में ये कहेगा कि एक शख्स किसी अपीलेबल आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर करता है और वो क्या मुखालिफ पार्टी को नोटिस देगा या नहीं देगा, और क्या वो जो उसने नोटिस दिया उसकी रसीद अपनी इस अपील के साथ लगाएगा या नहीं लगाएगा। हाँ, मैं तब अपील दायर करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, उसको नोटिस दूँगा। अब जो मैंने उसको नोटिस दिया, जब बाय हैंड दे दिया, उस पर साइन करवा लिए कि देखो मैं आपको दे के जा रहा हूँ, उसके वकील को दे दिया या डाक के ज़रिए उसके पास पते पे पहुँचा दिया, तो जो डाक की रसीद है वो मैं साथ अटैच करूँगा किसके पास, जब मैं मुकदमा दायर करूँगा, यानी जब मैं अपील दायर करूँगा अदालत में आर्डर के ख़िलाफ़, तो मुझे उसकी रसीद साथ लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है कि मैंने जिस आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर की, वो अपील मेरे ख़िलाफ़ होगी, मेरे हक़ में नहीं की बल्कि मेरे ख़िलाफ़ होगी। अब क्या जो दूसरा शख्स है मैं उसको पे दिलवाऊँगा? हाँ, पे उसको दिलवानी पड़ती है। यानी सिंपल वर्डिंग में जो अगर एक शख्स के पास के हक़ के अंदर अपील नाकाम हो जाए, जिसने अपील की, और एक पार्टी के ख़िलाफ़ चली जाए, तो दूसरी पार्टी जो उसको कॉस्ट पे करती है। इसका आखिरी रूल है 4, एप्लीकेशन ऑफ रूल 3। इसमें यह कहा गया कि रूल 3 जो है वो मामूली तब्दीलियों के साथ हर उस मुकदमे की दरख्वास्तों के ऊपर अप्लाई होता है जो मुकदमे के दौरान दी जाती हैं। तो देखो 43 को दोबारा देख लो, 43 बहुत कीमती है। पहला ये कि 43 आर्डर जो है वो किसको डील करता है, वो ऐसे आर्डर को डील करता है जो अपीलेबल हो। फिर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से आर्डर अपीलेबल होते हैं, वो आप 43 आर्डर की जो लिस्ट जो रूल 1 है उसमें लिस्ट दी है, वो आर्डर अपीलेबल होते हैं। आपसे पूछेगा कि कोई सेक्शन भी ऐसा है जो आर्डर अपीलेबल आर्डर को जो है वो डील करता है, आपको हाँ सेक्शन 104 जो है CPC का 104 वो डील करता है। फिर इसके अंदर ये कहा गया कि एक आर्डर 41 के रूल जो हैं, क्या आर्डर 43 पे लागू होंगे? आप कहेंगे हाँ लागू होंगे। फिर रूल 3 के अंदर कहता है कि जब भी कोई शख्स किसी आर्डर के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगा, अपील दायर करने से पहले उसको दूसरे पार्टी को नोटिस भेजना पड़ेगा, चाहे वो नोटिस बाय हैंड दे दे, चाहे वो नोटिस बज़रिया डाक भेज दे, और उसकी जो नोटिस की जो रसीद होगी वो साथ में अपील के लगाऊंगा कि ये मैंने अपील दायर की। अब इसके अंदर एक और चीज़ ये कि अगर एक पार्टी नाकाम हो जाती है, जिसने अपील की नाकाम हो जाती है, तो दूसरी पार्टी को कॉस्ट दिलवाई जाएगी? हाँ दिलवाई जाएगी। रूल 4 क्या कहता है कि रूल 3 में, ये बड़ा रूल 4 बड़ा अहम है कि रूल 3 जो है क्या वो उन दरख्वास्तों के ऊपर अप्लाई होता है कि जो मुकदमे के दौरान दी जाती है। हाँ, रूल 3 जो है आर्डर 39 का, आर्डर 43 का रूल 3 उन तमाम दरख्वास्तों पे अप्लाई होता है कि जो एक मुकदमे के दौरान गुजारी जाती हैं। फिर सुन लो, ये चौथा रूल बड़ा ही कीमती है। इसमें यह कहा गया, चौथे रूल में कहा गया कि जो रूल 3 जो है वो तमाम उन दरख्वास्तों पे अप्लाई होता है जो मुकदमे के दौरान दी जाती हैं। तो हमारे ये 2 रूल ख़त्म हो गए, बस हमारा CPC का सिर्फ एक रूल रह गया 41, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आएगा। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला साहब बरक वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।